अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स कैसे हैं? हाजिर खिदमत डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी। व्यूवर्स, आज हम जानेंगे टाइफाइड के बारे में कि टाइफाइड की वजह, रीज़न और इसके कासेज क्या हैं, इसकी अलामत क्या है और ये किस वजह से हो रहा है। बेसिकली जो भी सारी इसकी सिम्टम्स होगी, आज स्पेशली यूसुफल के कम्बिनेशन के हवाले से मैं डॉक्टर मोहम्मद जमील अहमद बाजवा साहब के पास आया हूँ और जो इसके रिलेटेड मेडिसिन होगी आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी सारी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपने टोटली उसको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद स्पेशली आपने ये करना है कि जो भी डॉक्टर साहब आपको फॉलो अप देंगे टोटली किसी भी अपने स्पेशली जो बेसिक आपके पास डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथ लेडी डॉक्टर है या डॉक्टर है, उसको कंसल्ट करने के साथ ही आपने बेसिक अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करनी है। तो जी आप जब हम जानेंगे डॉक्टर जमील अहमद बजवा के साहब के वो अपना टाइफाइड के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। बहुत अच्छा टॉपिक डॉक्टर आसिफ साहब ने आज मेरी तरफ किया है कि आज टाइफाइड पे हम बात करेंगे। तो इनकी एक बहुत अच्छी काविश है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि होम्योपैथी को आगे लेके जाने के लिए हर बंदे का अपना हिस्सा डालना चाहिए। और ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया है कि जिसमें लोगों को भी हम जो पेशेंट्स हैं उनको हम होम्योपैथी की अवेयरनेस दे रहे हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, अपनी वीडियोस लेके आ रहे हैं, या ताकि हम अपने डॉक्टर्स जो हैं, जो जूनियर डॉक्टर साहबान हैं या जो प्रैक्टिस में नहीं आ रहे, और उनको भी हम सिखाएं। और ये इनकी बहुत अच्छी काविश है और होम्योपैथी की एक बहुत बड़ी खिदमत है। मैं इनका दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ वेलकम सर। कि वेलकम। इन्होंने एक अच्छा जो है ना स्टेप लिया और बहुत ही इनिशिएटिव स्टेप है इनका। थैंक यू। और आज का इन्होंने जो मुझसे बात करना चाह रहे हैं कि टाइफाइड के हवाले से, तो टाइफाइड जो है ना, टाइफाइड को एक नॉर्मल बुखार नहीं होता। टाइफाइड जो है ना दो किस्म का होता है, दो से भी जो है ना इसको हम कर सकते हैं ज़्यादा सी का, लेकिन इंडो पाक में ये सिर्फ दो टाइप का है, ए और बी का। इसको एंटायरिक फीवर भी बोलते हैं। एंटायरिक फीवर क्यों बोलते हैं कि एक्चुअली जो स्टार्टिंग में था और अभी भी यही है कि ये अंतड़ियों का बुखार होता है। अंतड़ियों के इन्फेक्शन की वजह से, कुछ सेप्सिस है उसकी वजह से जो टाइप बुखार होता है उसको हम टाइफाइड कहते हैं। इसलिए इसको एक नाम जो है ना वो एंटायरिक फीवर का भी दिया जाता है। एंटायरिक फीवर होता क्यों है, टाइफाइड या एंटायरिक फीवर होता क्यों है? इसकी जो काजेज हैं ये एक सल्मोनेला है जो कि टाइफी भी है और टाइफस भी है। दो किस्म का होता है और इसकी आगे जो ब्रांचेस हैं वो ए बी सी होती हैं। सी जो है ना वो इंडोपाक में अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है, अगर हो कोई तो कोई भी जो है ना वो कैलकुलेशन में नहीं आया। और ए और बी का है, ये सैल्मोनेला की वजह से जो है ना टाइफाइड बुखार जो है ना होता है। आगे के ये अंतड़ियों का बुखार है, ये मैं बता चुका हूँ। आगे हमने देखना है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, रीज़न इसकी ये है। और इससे हट के बाज़ का किसी भी दूसरी डिजीज़ के प्रोलॉन्ग जो है ना जैसी डिजीज़ हो जाती है उसकी वजह से, जैसी इम्यूनिटी कम होती है और उनके सेप्सिस की वजह से किसी दूसरी डिजीज़ के अगर सेप्सिशन जो है ना आ जाती है ब्लड में, तो उसकी वजह से भी टाइफाइड हो सकता है। आगे इसको हम देखेंगे इसके सिम्टम्स जो है ना, तो सिम्टम क्या है इसके कि ये इसको हम चार स्टेजेस में तकसीम करते हैं। जो होम्योपैथिकली अगर सिम्टोमेटिकली हम देखेंगे तो फोरहेड पे दर्द होना, अब्डोमिनल पेन हो जाना, उसके बाद मस्कुलर पेन है, इचिंग है, और स्पेशली पेट के हवाले से बाज़ का जो है ना वो पेट फूल जाता है, सख्त हो जाना पेट का, और बाज़ का पेट के अंदर गैसेस की आवाज़ें आना भी इसमें शामिल होता है। गड़गड़ जैसा होता है, इस तरह जो ना गुड़गुड़ाहट की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें आती हैं। और इसमें आगे होता है कि इसको स्टेज वाइज हम जो है ना वो तकसीम करते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है ना वो नॉर्मली तो ऐसे ही गुजर जाती है कि बंदे को पता ही नहीं चलता, थोड़ी सी थकावट हुई, उसने अपने रूटीन के वर्क कर रहा है, उसको कोई ऐसा इशू नहीं है। फर्स्ट स्टेज जो है ना ये जब से 3-4 दिन या 5 दिन के बाद सेकंड स्टेज पे आता है, तो फिर इसमें बॉडी एक शुरू हो जाती है। उसके अलावा ज़बान का खुश्क होना, मुंह का खुश्क होना, बाज़ का ज़बान जो है ना इसके स्पेशली ज़बान की जो दरमियानी है उसके ऊपर जो है ना एक फारसी जो है ना तय सी मैल की जम जाती है, कोटेड हो जाती है। ये भी एक सिम्टम है जो कि हमें नहीं, होम्योपैथी में चार भी पाँच दिन के बाद ऐसी होगी फिर चार चार पाँच से नेक्स्ट वीक जो है ना जिनके सेकंड स्टेज सेकंड में सेकंड जाके स्टेज में ऐसी जाके चीज़ें ऐसा होनी होगा। शुरू हो जाती हैं। उसमें बात का पेन अब्डोमेन भी शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है, हेडेक है, वो सारी चीज़ें जो है ना बुखार वाली। और इसमें होता क्या है कि ये स्टेप लैडर बुखार होता है। जैसे ही जो है ना लैडर वाइज इसलिए इसको कहते हैं
कि ये पहले दिन जो है ना वो कम होगा और सेकंड डे जो है ना ये बुखार जो है ना और ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें 0.5 या 1 डिग्री जो है ना डेली बेसिस पे बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्रेजुअली जाता है। इसका ऑनसेट जो है ना वो ग्रेजुअली है, सडन नहीं होता कि एकदम बहुत तेज़ बुखार हो गया। जैसे सेकंड स्टेज पे जाता है तो उसमें जाके फिर ये हाई ग्रेड पे चला जाता है, जिसमें 10 से 12 दिन 14 दिन यानी कि सेकंड वीक में जाके जो है ना ये हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। और उस पर जो है ना 102 103 104 तक भी टेम्परेचर रहता है, जिसमें डिजीनेस है, गनूदगी सा हो जाती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाज़ का लूज मोशन भी हो जाते हैं। फिर आगे चल के अब थर्ड स्टेज में भी जो है ना टेम्परेचर कांस्टेंट ऊपर रहता है, लेकिन इसमें एक वेरी आती है जो कि होम्योपैथी में अक्सर देखा गया है कि जितनी भी मेडिसिन है उसमें होता है क्या है कि देखते हैं कि फ्लॉ मेडिसिन जो है ना उसकी कमी बेशी क्या है, सही है। क्योंकि होम्योपैथी जो है ना कमी बेशी पे बहुत ज़्यादा कभी जोर डिपेंड देती करता है है ना कि कमी बेशी पे बहुत ज़्यादा जोर देती है कि कब हाँ, बुखार जो है ज्यादा हो कम रहा है, होता है। कब डाउन हो रहा इसकी है। एक चीज़ जो है ना याद रखने की जो है ना वो ये है कि इसमें हमेशा जो टेम्परेचर है सुबह एक जो पॉइंट है वो कम होगा और शाम को ज़्यादा हो जाएगा। अगर सुबह 100 है तो शाम को 101 हो 101 हो जाएगा। जाएगा। ये वेरी है इसकी कि सुबह इसमें बेहतरी होती है और शाम को ज़्यादा हो जाता है। इसके आगे फिर जाके बुखार जब सेकंड स्टेज में जाता है, थर्ड स्टेज में जाता है तो फिर कांस्टेंट बुखार जो है ना वो हाई पे रहता है, ऊपर वाले लेवल 100 पे से ऊपर रहता चले है। जाए। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही थर्ड स्टेज शुरू होती है, शुरू होने के बाद आस्ता आस्ता फिर उसी तरीके से बुखार नीचे आता है कि आज जो है ना 104 है, कल टेम्परेचर जो है वो 103 पे आ गया, नेक्स्ट डे 102 पे, 101 पे, 100 पे, 90, इसी तरह ये आस्ता आस्ता स्टेप वाइज जो है ना नीचे आएगा। तो जो इसकी फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज में अक्सर देखा जाता है कि जो टेम्परेचर है वो सब नॉर्मल हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर 99.6 से भी नीचे आ जाएगा, डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा टेम्परेचर जो है ना। जब सब नॉर्मल पे टेम्परेचर आ जाएगा उसमें वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती डलनेस है, हो लेकिन जाएगी। उसमें यह है कि भूख वगैरह लगनी शुरू हो जाती है, भूख बेहतर होना शुरू हो जाती है, बंदा जो है ना वो हल्का सा वीकनेस महसूस करता है। ये फोर्थ स्टेज में जाके जो है ना ये चीज़ें होती हैं। तो ये इसकी जो ना सिम्टोमेटिकली ये चीज़ें आती हैं। आगे अगर हम इसको देखें कि इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, इसका अगर हम सीबीसी में देखते हैं तो उसमें लैकोपीनिया होता है, नाइट्रोपिनिया होता है। ये दो चीज़ें जो है ना अक्सर सीबीसी में अक्सर हम देखते हैं कि जी सीबीसी में टेम्परेचर का अक्सर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि हमारे जो होम्योपैथी डॉक्टर साहबान हैं वो अगर सीबीसी देखते हैं तो वो इसको देख सकें कि सीबीसी में टाइफाइड तो नहीं आ रहा। लाइकोपिनिया क्या है, WBC जो है ना वो डाउन हो जाते हैं, वाइट सेल जो है वाइट सेल डाउन डाउन हो हो जाते हैं, जाएगा। नाइट्रोफिल्स जो है ना वो भी नॉर्मल से कम कम होने हो शुरू हो जाते हैं। ये सीबीसी में हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कल्चर, ब्लड कल्चर है, ब्लड कल्चर में जो है ना टाइफस जो है ना वो आ सकता है। अक्सर 95-75% तक जो है ना वो टाइफस आता है। उसके बाद अगर हम स्टूल का कल्चर करवाते हैं तो उसमें भी इसका वायरस है। टाइफाइड था, टाइफाइड इसका टेस्ट जो है ना उसमें भी आता है, IgM दोनों जो है ना होता है, लेकिन वो आजकल गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है और गवर्नमेंट ज़्यादा जो है ना ताकि कोई भी ऐसे जो है ना ऐसी चीज़ ना हो तो इसमें सिर्फ कल्चर जो है ना वो करवाया जा रहा है। इस तरह हम जो है ना क्लिनिकली जो है ना इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं कि आया टाइफाइड है या नहीं है। आगे जो है ना हम शार्टली चलते हैं हम, क्योंकि हमारा आज का जो डॉक्टर आसफ साहब ने हमें जो मिशन है जो बात की है कि हमने एक मेडिसिन वाइज जो है ना डॉक्टर को शार्टली बतानी है कि कौन कौन सी मेडिसिन हम इस्तेमाल जारी करें, बात है कि अगर पेशेंट को भी वो रिलीफ मिले और डॉक्टर को भी ये डॉक्टर को भी। बताने में आसानी हो ताकि इजीली कंफर्टेबल होकर यूज़ कर सके पेशेंट, उसको इरिटेशन नहीं हो कि हाँ मैंने फलां मेडिसिन लेनी, फलां मेडिसिन नहीं। इस तरह हम डॉक्टर साहब आपसे इसलिए क्वेश्चन कर कि वो शार्टली मेडिसिन ऐसी हो कि जो पेशेंट इस्तेमाल करे अल्हम्दुलिल्लाह वो टोटली समझे कि हाँ मैं बेहतरी फील कर रहा हूँ। इसलिए आपसे यही कह रहा हूँ कि जी, टोटली मैं इसके रिलेटेड मेडिसिन बताइए। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 3 से 4 मेडिसिन से ऊपर ना जाऊं। सही है, सही है। इन 3-4 मेडिसिन के अंदर रह के ही आप टाइफाइड को, बल्कि टाइफाइड क्या है कि दूसरे बुखारों को भी आप जो है ना जितने भी टेम्परेचर वगैरह हो जाते हैं, फीवर्स हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकेंगे। जी जी जी। और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसमें जो टॉप में मेडिसिन है वो है बैक्टीरिया। इसकी वैसे तो पहले जो है ना डाइट प्लान होता है, उसके बाद रेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैनेजमेंट जो है ना इसकी काफ़ी होती है, लेकिन उसमें हम जाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम उसको शॉर्ट करने के लिए हम मेडिसिन पे चले जाते हैं। सबसे जो अहम मेडिसिन है वो बैक्टीरिया मेडिसिन है। बैक्टीरिया मेडिसिन को मैं क्यों तरजीह देता हूँ कि जैसे हमने देखा है कि इसमें सेप्टिसीमिया आता है, इसमें सेप्टिसीमिया आ रहा है,
तो सेप्टिसीमिया के अलावा जो है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह अब्डोमिनल पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, बाज़ का लूज मोशन होते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। और उससे बढ़ के जब हम क्लिनिकली पैथोलॉजिकली इसको देख रहे हैं कि इसमें सल्मोनेला टाइफी आ रहा है, टाइफस आ रहा है, तो सेप्टिसीमिया आ रहा है, तो ये जो बैक्टीरिया मेडिसन है ये फिजियोलॉजिकली जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर होती है और ब्लड में जाके सर्कुलेट करती है, तो ये जाके सल्मोनेला जो है ना उसको जाके खाना शुरू कर देती है, उसको किल करती है। जैसे एंटीबायोटिक देते हैं और पैथोजेनिक्स जो ना डेड करते हैं, इसी तरह ये उनको जाके फौरी तौर पे खाना शुरू कर देती है, किल कर देती है। इसलिए जो बैक्टीरिया है, मैं तकरीबन 30 साल प्रैक्टिस में उसको बहुत अच्छा पाया, बहुत अच्छा किया कि 2 to 3 डेज में टेम्परेचर जो है ना डाउन हुआ है। और हमने जो इसका दौरानिया है 4 वीक्स का, ये कम से कम जो है ना 4 वीक्स का इसका जो है ना होता है डॉक्टर साहब, जो टाइफाइड फीवर है ना, टाइफाइड जो फीवर है इसकी 4 स्टेज है और पर वीक एक स्टेज चलती है। 3 स्टेज भी कहते हैं, लेकिन 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस क्या है, ये 4 हफ्ते ले लेती है। ठीक है, 4 हफ्ते एक तो कट ऑफ ड्यूरेशन करेगी टाइफाइड जो बैक्टीरिया है मेडिसिन, फौरी कंट्रोल करेगी, फौरी तौर पे जो है ना इसको इसका ड्यूरेशन जो ड्यूरेशन डाउन कर दी, कम करके डाउन कर दी जी बिल्कुल डाउन करेगी। एक तो इसका ड्यूरेशन कम करेगी, दूसरे नंबर पे बहुत जल्दी टेम्परेचर को डाउन करेगी और साथ ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है ना उसको ठीक करेगी। इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है उसको, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको भी कंट्रोल करेगी। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन इसको मैंने पाया है। इसके दूसरे नंबर पे ये मदर नेचर की सूरत में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी 30 to 100 में नहीं, जस्ट ओनली मदर आप नेचर कोशिश करेंगे इसको मदर नेचर में ज़्यादा, क्योंकि एक फिजियोलॉजिकली जो है ना चेंजेस बॉडी के अंदर आ गई है। तो जैसे हम मदर नेचर को इस्तेमाल करवाएंगे, उसका जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है जाके वो सल्मोनेला जो है ना उसको जाके किल करेगी। सही है। इसकी दूसरी चीज़ क्या होती है कि सेप्टिसीमिया, जिसमें अक्सर क्या होता है कि सेप्टिसीमिया का अक्सर केसेस होते हैं ना, तो सेप्टिसीमिया के लिए अक्नेशिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अग्नेशिया भी आप मदर नेचर में इस्तेमाल करवाएं। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो फिर भी कोई ऐसा जो है ना इशू नहीं है, ना तो इन दोनों मेडिसिन का आपस में कोई इंटरेक्शन है, आप दोनों को एक कॉम्बिनेशन बना के इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, और आप डोज क्या असर हो सकती है? डोज जो है ना इसकी, आप दोनों मेडिसिन को अगर मिक्स करके आप इस्तेमाल करवाते हैं तो 15 to 20 ड्रॉप्स जो है ना आप थ्राइस डे भी कर सकते हैं और 4 आवरली भी कर सकते हैं। एक और डॉक्टर साहब क्वेश्चन कि बाद वक्त पेशेंट आके आपके पास रिपोर्ट कर रहे हैं कि कह लें कि 1 ईयर के बाद दोबारा से सेम डेज में आके वो पेशेंट रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझे फिर से सेम टेम्परेचर हो रहा है, तो उसके रिलेटेड कोई बेनिफिशियल सी कह लें कि वो बता सकते हैं आप इसके रिलेटेड? अगर पेशेंट आके 2-3 दिन के बाद कंप्लेन करता है कि टेम्परेचर सेटल होके दोबारा आ गया है, टेम्परेचर जो है दोबारा रेज हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये 4 वीक्स का, इसकी जो स्टेजेस है 4 हैं। सही। और ये कम से कम 1 महीने का बुखार होता है। इसमें बुखार जो है ना दोबारा हो सकता है, वो थोड़ा सा एग्जॉशन की वजह से भी हो सकता है, हार्ड वर्क किया है, बाकी किया है, या कोई सख्त ग़िज़ा ली है। इसमें डाइट का बड़ा रोल है। कभी भी जो है ना इसमें कोई भी हार्ड जो डाइट है वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लाइट ग़िज़ा चाहिए जी। नरम ग़िज़ा जो है ना इस्तेमाल करें, सॉफ्ट डाइट जो है ना वो लें। उसकी वजह क्या है, चलिए मैं पहले जो मेडिसिन तो बतानी है कि उसकी क्या वजह है कि इसमें लाइट डाइट ही क्यों दी जाती है। इसमें सबसे जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है ना, सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है वो है परफोरेशन। परफोरेशन में इनके जो इंटेस्टाइन है, जो अंतड़ियाँ हैं, उनमें सुराख हो जाते हैं। और जब अंतड़ियों में सुराख हो जाते हैं, परफोरेशन होती है, खून जो है ना रिसना शुरू होता है, तो उसमें क्या होता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है और जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से डाउन आता है। तो पखाने के साथ भी ब्लड आना शुरू हो जाएगा, फिर तो पखाने के साथ भी ब्लड आना शुरू हो जाएगा। वो अंतड़ियों क्या है कि किस जगह पे परफोरेशन है, उसी हिसाब से हम जो पखाने का कलर है उससे भी हम देख सकते हैं कि किस जगह पे जो है ना वो चीज़ चल रही है। ठीक है, ये सबसे बढ़िया है। इसमें डाइट जो है ना वो लाजमी करनी चाहिए। ठीक है, डाइट की वजह से या कोई हार्ड वर्क किया है उसकी वजह से बात का टेम्परेचर दोबारा हो जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर 4 वीक्स का है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। अक्नेशिया, जैसे मैंने बताया कि अक्नेशिया सेप्टिसीमिया के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अक्नेशिया को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं और बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप इसको दोनों का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। डोज की आप बात कर रहे थे, तो बच्चों में आप 10 ड्रॉप्स तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों के, और 2 आवरली भी कर सकते हैं, 3 आवरली भी कर सकते हैं। आप ऐसे ऐसे जैसे जैसे मर्ज बेहतर होना शुरू हो जाए आप उसको आस्ता आस्ता से कम करते जाएं, जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाते जाएं। यानी कि 3 आवर लिया, 4 आवर लिया, उसके बाद आप थ्राइस डे कर दें, TDS शुरू कर दें। आस्ता आस्ता जो उसको कम करना है। तो आप इन 2 मेडिसिन का एक कम्बिनेशन बना के आप बहुत अच्छे तरीके से टेम्परेचर को आप सेटल कर सकते हैं टाइफाइड को।
अच्छा, उसके इनमें दोनों मेडिसिन से कवर हो सकता है टेम्परेचर इजीली? दो मेडिसिन से बड़े अच्छे तरीके से कवर हो सकता है, लेकिन उसमें मेडिसिन तो डॉक्टर साहब इसके रिलेटेड बहुत सारी होंगी। मेडिसिन तो बहुत सारी हैं। अगर मेडिसिन का वो मैंने पहले बताया कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं शार्टली सिर्फ 2 से 4 मेडिसिन बताऊं। सही है, सही है। आगे इसमें अगर हम देखते हैं सिम्टोमेटिकली जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। शार्टली कर लें आप उसको। आर्सिंग एल्बम है, आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। आर्सिंग एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि इसमें रेस्टलेसनेस भी आती है, वो आप करवा सकते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी चार्ट जो है ना बता देता हूँ। पेशेंट कमजोरी बहुत ज़्यादा फील ड्राइनेस जो है ना वो भी आती है, और एंग्जाइटी भी है, डिप्रेशन भी इसमें जो है ना पेशेंट को अक्सर हो जाता है। तो आप आर्सिंग एल्बम जो है ना इस्तेमाल करवा सकते हैं। ब्रायोनिया है, अगर मैं थोड़ा थोड़ा उनका बता देता हूँ, बाकी मैं जो कम्बिनेशन है वो मैं चीज़ें बता दूंगा। ब्रायोनिया आप इस्तेमाल करते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन आता है तो आप ब्रायोनिया को इस्तेमाल कर लें, बहुत अच्छी मेडिसिन है। अभी आर्निका है, आर्निका को आई थिंक अगर कोई डॉक्टर कहेगा कि आर्निका आप जो है ना टाइफाइड के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन मैं करवाता हूँ। उसकी क्या वजह है कि अगर टेम्परेचर जो है ना वो पेशेंट एक आपका आ गया, वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने 1 साल पहले आपसे मेडिसिन ली थी, तो मेरा टाइफाइड उसके बाद नहीं हुआ, लेकिन अभी साल के बाद दोबारा फिर उन्हीं दिनों में बुखार आ गया मुझे, तो आप आर्निका लाजमी इस्तेमाल करवा लें। ये बड़ी बहुत अहम बात है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आके रिपोर्ट करते हैं कि 1 ईयर के बाद डॉक्टर साहब सेम डेज में आके मुझे दोबारा से बुखार हो रहा है। तो बेसिकली सुने डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि आर्निका को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आर्निका रेमेडी डॉक्टर साहब बता रहे हैं जो अर्ली के बाद, यानी 1 साल के बाद आपको टेम्परेचर दोबारा से रिपोर्ट हो रहा है, तो उसमें आर्निका 100% आप उसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, ये मुझे 30 ईयर्स एक्सपीरियंस में मेरे ये चीज़ आ रही है कि पेशेंट अक्सर आते हैं कि जी वो पिछले साल आपसे मेडिसिन ली थी और अभी सेम डेज में आके 1 साल के बाद दोबारा से फिर बुखार हुआ है, और मैं क्या करता हूँ पहली डोज मैं आर्निका की दे देता हूँ। बाज़ का सल्फर की भी देनी पड़ती है, ये होम्योपैथी में सिम्टम्स के मुताबिक हम चलेंगे, तो बाज़ का सल्फर भी देनी पड़ती है। वो इशू नहीं है कि वो मेडिसिन में बताया है, बहुत सारी मेडिसिन है। ब्रायोनिया आर्निका जो है, आर्निका में क्या होता है कि पेशेंट जो है ना वो जब बेड पे लेटता है तो वो बेड को हार्ड महसूस करता है, यार मेरा बेड बहुत सख्त है। जिस साइड पे भी लेटेगा वो ऐसे समझेगा जैसे लकड़ी के ऊपर मैं जो लेटा हूँ। बेड हालांकि सॉफ्ट होगा। ये सारी चीज़ें सिम्टोमेटिकली हम आर्निका उसको दे सकते हैं। सेप्टिसीमिया, इसमें सेप्टिसीमिया होता है, तो सेप्टिसीमिया के लिए हम पैरोजिनम दे सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप सल्फर के कुछ सिम्टम्स हम आ रहे हैं तो मॉर्निंग पे आप सल्फर दे दें, उसके बाद आप पैरोजिनम आप दे सकते हैं। सही है। ये मुख्तलिफ मेडिसिन जो है ना आप इनको दे सकते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन इस्तेमाल कराता हूँ टाइफाइड के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 99% जो है ना इसमें मुझे कामयाबी मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल बाद आते हैं। और बहुत सारे केसेस वो हैं कि साइंस कहती है कि एक मरतबा जब टाइफाइड हो जाता है तो उसका वायरस ख़त्म नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कम्बिनेशन, या सिर्फ बैक्टीरिया मदर टिंचर जो है ना उसको इस्तेमाल करवाने से बाकी सिम्टोमेटिकली साथ मेडिसिन बाज़ का सल्फर दे दी और पैरोजिनम दे दी, टाइफाइडिनम बाज़ का दे दी, इन चीज़ों से टाइफाइड जो सल्मोनेला है वो मुकम्मल तौर पे लैब रिपोर्ट्स में भी ख़त्म हुआ है। नील होगा, अदरवाइज कहते हैं जी कि नील नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है। और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। होम्योपैथी को अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, और टाइफाइड कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह आपके पेशेंट जो है ना वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आएंगे। और आप इस जो कम्बिनेशन है जो मैंने बताया है इसको अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करें। अगर मज़ीद कोई रहनमाई चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी रहनमाई कर रहा है डॉक्टर साहबान की भी और पेशेंट्स की भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और पेशेंट्स के लिए माज़ के साथ पेशेंट्स के लिए मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी से मेरी दरख्वास्त है कि कोई भी मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं आपने करनी। आपने किसी भी होम्योपैथ जो आपका नियरेस्ट होम्योपैथ है उससे जाके मशवरे के साथ मेडिसिन, वो आपके सिम्टम देखेगा, आपसे पूछेगा, सारी चीज़ें देखेगा, और वो जाके फिर आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब ने आज कह लें कि बड़ी यूज़फुल, बहुत अच्छी कह लें कि बात की, और स्पेशली जो बेसिक अभी हम कह सकते हैं कि यूज़फुल कम्बिनेशन के हवाले से डॉक्टर साहब ने 2 मेडिसिन स्पेशली जो कह लें कि बताई हैं, किनेशिया और दूसरी हमारी है बैक्टीरिया की में, तो इसको आप मद्देनज़र रखिएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं आपने करनी, अदरवाइज और नज़दीकी, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि नज़दीकी अपने किसी होम्योपैथ से कंसल्ट करके फिर ये दोनों चीज़ें अलामात के डिपेंड करता है कि फिर आपने इसको मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। दुआ में याद रखिएगा, और जाते हुए डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी की होम्योपैथिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।